हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम। एंड आज मैं जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो है थर्मोडायनेमिक्स। कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। देखो, दूसरी बात मैं तुम्हें सजेस्ट करना चाहूँगा कि थर्मोडायनेमिक्स के लिए एक सेपरेट कॉपी बनाओ, ठीक है। क्योंकि एक थर्मोडायनेमिक्स होती है, फिर ये मॉलिक्यूलर अप्रोच होता है। मॉलिक्यूलर नहीं मतलब क्लासिकल अप्रोच, एक बल्क अप्रोच होता है थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स। एक दूसरी थर्मोडायनेमिक्स होती है जिसको हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। आगे जाके आपको वो भी पढ़नी है, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अलग सेपरेट कॉपी बनाओ और उसी में पूरी थर्मोडायनेमिक्स, पहले क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट करो, क्योंकि ये भी अप्रोक्स 200 से 250 पेजेस तक आएगी, पक्का आएगी, ठीक है। इतने पेजेस इसमें भरेंगे। तो तुम अगर ये सोच रहे हो कि मैं बीच से स्टार्ट कर लूँ, किसी के थर्मोडायनेमिक्स, किसी के कॉर्नर से स्टार्ट कर लूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। अच्छा है कि जो भी नोट्स बना रहे हो, क्योंकि ये नोट्स आपके जिंदगी भर काम आने हैं, समझ रहे हो। हमें तुम कभी बोल नहीं पाओगे। ध्यान रखना, जो चीज़ टॉपिक पढ़ा दिया हमेशा तुम्हारी नसों में रहेगा कि हाँ मैंने ये टॉपिक मंजीत सर से पढ़ा, ये दीपक सर से पढ़ा, ये इस सर से पढ़ा। तो मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि अलग कॉपी बनाओ। इसके बाद पहले जब थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगी, उसके बाद तुम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स उसी कॉपी में कर लेना। पढ़नी तो है और पढ़ोगे तुम मुझसे ही, क्योंकि स्टैटिस्टिकल के टीचर नहीं मिलते। बता रहा हूँ मैं, आज नहीं तो बाद में भी नेट के लिए तुम्हें पढ़नी मुझसे ही पड़ेगी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तो मैं कहूँगा कि अलग कॉपी बना के तब स्टार्ट करना, ठीक है। अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स हर एग्जाम के लिए बता रहा हूँ किस एग्जाम में कितनी आती है। सबसे पहले तुम जैम दोगे, तो जैम में ये थर्मोडायनेमिक्स 6 to 8 मार्क्स की आती है, ठीक है। उसके बाद जब तुम एमएससी में आ जाओगे, नेट दोगे, नेट में अप्रोक्स 20 से 24 मार्क्स की थर्मोडायनेमिक्स आती है। फिर जब तुम नेट हो जाएगा तो तुम गेट भी दोगे, और गेट में भी ये 6 to 8 मार्क्स की आती है। और जब तुम्हारा गेट हो जाएगा तो कुछ बच्चों का मन करेगा कि मैं यूपीएससी जियो केमिस्ट का भी एग्जाम दे लूँ, यूपीएससी जियो केमिस्ट का भी एग्जाम दे लूँ, तो उसमें अप्रोक्सीमेट 20 मार्क्स की आती है। क्वेश्चन होते हैं, उनमें लिखना पड़ता है, उनका थ्योरी पार्ट सब कुछ एक्सप्लेन आपको करना पड़ता है। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के तो मोटे मोटे एग्जाम है जो तुम्हें देने हैं। इसके बाद बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, सीयूसेट हो गया, बाकी हर जगह थर्मोडायनेमिक्स आएगी, और आएगी तुम्हारे पूरे कंप्लीट नोट से ही। तुम्हारे नोट से कुछ बार नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्राइटेरिया है कि किस एग्जाम में कितना आता है, कैसे हमें पढ़ना है। अब मैं तुम्हें बता दूं कि कैसे हमें पढ़ना है, कितना टॉपिक मैं तुम्हें कराने वाला हूं, सिलेबस, ठीक है। कॉपी में इस प्रकार से लिखना जैसे मैं तुम्हारे नोट्स बिल्कुल बनाते चलूंगा। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का, इंट्रोडक्शन। सेकंड, फिर हम रिलेशन देखेंगे। रिलेशन में हमारे आ जाएंगे मैक्सवेल रिलेशन, सारे के सारे, ठीक है। मैक्सवेल रिलेशन होने के बाद फिर हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट। थर्मोडायनेमिक कोफिशिएंट, कोफिशिएंट बोले तो अल्फा, बीटा, गामा, ये वाले। फोर्थ हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, जिससे ये सिलेबस इसलिए भी लिखवा रहा हूँ क्योंकि मैं सब कुछ सीक्वेंस में लेके चलूंगा, तो तुम्हें ये पता होता रहेगा कि हमारे इतने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तुम्हें थोड़ी तसल्ली रहेगी, मजा आएगा कि बस अब तक इतने टॉपिक हो गए, कुछ टॉपिक बचे हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में हम 2 थर्मोडायनेमिक इक्वेशन पढ़ते हैं, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन एंड सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, राइट। उसके बाद 5th पोर्शन आ जाता है हमारा हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में सीपी, सीवी और इनके रिलेशन क्या है आपस में, वो सारी बातें हम पढ़ेंगे। 6th पोर्शन हमारा आता है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है, वो सब कुछ, ठीक है। कितने हो गए? 6 टॉपिक हो गए, ये तुम्हारा हो गया। अब देखो, फिर उसके बाद 7 टॉपिक हमारा स्टार्ट हो जाएगा वर्क। वर्क में हम सब कुछ पढ़ेंगे, रिवर्सिबल वर्क, इरिवर्सिबल वर्क, ये सारी बातें हमें पढ़नी है। फिर 8 आ जाएगा हमारा कार्नोट साइकिल।
नाइन्थ हमारा आ जाएगा जूल थॉमसन इफेक्ट। जूल थॉमसन इफेक्ट जिसको हम म्यू-J86 बोलते हैं। फिर हम अब कूद पड़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फिर हम कूद पड़ेंगे किसमें? सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम पूरा क्या पढ़ेंगे? एंट्रोपी कंसेप्ट पढ़ेंगे। सारा का सारा जितना भी एंट्रोपी कंसेप्ट है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके एंट्रोपी से रिलेटेड मिक्सिंग के लिए क्या होती है, इंडिविजुअल के लिए क्या होती है, किसके लिए हम थर्मो निकालते हैं एंट्रोपी, वो सब कुछ हीटर लो A to Z। ठीक है, कितने हो गए? 10 टॉपिक। इसी में ही मैक्सवेल रिलेशन में यहाँ पे डाल के लिख लेना। इसी पोर्शन में मैं स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया भी बताऊंगा। स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया, ठीक है। स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया क्या होता है? क्योंकि पूरा मैक्सवेल बुक से ही ये सारी चीजें एक्सप्लेन हो जाती है, तो मैं सोचता हूँ कि जितने भी डेरिवेटिव पार्ट है, जितना भी याद रखने का तुम्हारा पार्ट है, वो स्टार्टिंग में करा दूं। लॉजिक क्या है इसके पीछे? चाहूं तो मैं इन चीज को उठा के बाद में भी कर सकता हूँ, इनको उठा के पहले भी कर सकता हूँ, लेकिन जब कभी भी तुम नोट्स पढ़ते हो ना, तुम हमेशा फर्स्ट पेज से स्टार्ट करते हो। और ये पोर्शन मुझे पता है बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है इन रिलेशन से, तो मैं हमेशा जब तुम पहले पेज से स्टार्ट करोगे तो मैं इनको पहले ही करा दूं, जिससे तुम्हारी ये चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए और तुम्हें याद हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये चलता रहेगा। कितना आ गया? 10 टॉपिक हो गई। फिर इसमें आ जाता है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। दस के बाद एंट्रोपी में बहुत पार्ट बचता है, मिक्सिंग का किस प्रकार से होती है। 11वां टॉपिक तुम्हारा आ जाएगा थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, फिर 12th टॉपिक तुम्हारा बचता है थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स फॉर ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल पोटेंशियल का कंसेप्ट पढ़ेंगे कि व्हाट इज केमिकल पोटेंशियल। इसी में हम गिब्स ड्यूमैन इक्वेशन पढ़ेंगे। गिब्स ड्यूमैन इक्वेशन क्या होती है वो सब भी हम थर्मोडायनेमिक्स ऑफ ओपन सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले जितना पोर्शन होता है ना 11 के लिए, ये सारा का सारा क्लोज सिस्टम के लिए होता है। चलिए, थर्ड 3 पे हम क्या पढ़ेंगे? और भी बचता है एक्टिविटी कंसेप्ट। एक्टिविटी कंसेप्ट और फुगैसिटी। फुगैसिटी कंसेप्ट क्या होता है, तो ये सारे मिला के पढ़ेंगे। 14 लास्ट में कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। क्वेश्चन तो मैं साथ के साथ तुम्हें कराता ही चलूंगा। ठीक है, क्वेश्चन की टेंशन नहीं है, जो भी टॉपिक कराऊंगा उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा जितने प्रीवियस ईयर में रिपीट हो रखे हैं। तो कुल मिलाकर इतनी सारी बातें हमें पढ़नी है। ठीक है, जो कुछ बातें होंगी वो साथ के साथ आगे आती रहेगी। इसके बाद भी कोई और टॉपिक बचेगा तो मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो यहाँ पर जाकर तुम्हारी क्या होगी? थर्मोडायनेमिक्स खत्म होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट ऐसे ही रखना है। कुछ को बच्चों को बुक भी चाहिए होती है कि सर हम किस बुक से क्वेश्चन करें, तो मैं तुम्हें कंप्लीट एंटायर नॉलेज दे देता हूँ। ये तुम्हारा हो गया बुक की नॉलेज। सुन लो कि अगर तुम्हें बुक पढ़नी है, बुक जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ बुक के लिए सुन लो। बुक सबसे पहले देखो, जो सबसे बेस्ट बोलता हूं मैं पूरी शर्मा पठानिया ही बोलता हूं। पूरी शर्मा पठानिया। ये फिजिकल के लिए होती है। ये किसके लिए होती है? फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। और एक पूरी शर्मा कालिया होती है। पूरी शर्मा कालिया वो इनऑर्गेनिक के लिए होती है। दोनों बेस्ट बुक है। पूरी शर्मा से स्टार्ट है, एक का पठानिया नाम है, एक का कालिया नाम है। कालिया वाली इनऑर्गेनिक के लिए, वो भी बेस्ट है। पूरी शर्मा पठानिया और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है तुम्हारी KL कपूर। ठीक है, यहां तक तुम इतना कर लोगे तुम्हारा जैम में हो जाएगा। जैम के लिए इतना सफिशिएंट है। फिर जब तुम नेट और गेट में आ जाते हो, हालांकि तुम्हें बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इन सब बुक को मैंने पढ़ लिया है, तभी मैं तुम्हें इतनी थर्मोडायनेमिक्स बताऊंगा। थर्ड पे आ जाती है फिर एटकिंस पढ़ने की जरूरत नहीं है थ्योरी, उसके क्वेश्चन लगा लो। एग्जांपल जो बुक के एग्जांपल होते हैं, क्योंकि जितनी भी स्टैंडर्ड बुक होती है, एग्जामिनर या कोई भी होता है, IIT वाले, नेट वाले, वो सारे के सारे इन बुकों के एग्जांपल उठाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उन्हें भी एक आंसर की तैयारी करनी पड़ती है, उन्हें भी सॉल्यूशन देना पड़ता है, तो वो एग्जांपल उठाना ज्यादा प्रीफर करते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनिक में होता है, वे ऑर्गेनिक के शॉर्ट क्वेश्चन उठाते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं, जिनसे उनके पास रेफरेंस हो और उनकी मैकेनिज्म अवेलेबल हो। तो थोड़ा
दिमाग लगाया करो किस तरीके से एग्जाम होता है। एट के दूसरी बुक होती है एक एंजल रीड। एंजल रीड बुक है, गेट का को पेपर सारा इसी बुक से आता है। मैक्सिमम जितने भी थर्मोडायनेमिक्स है या पूरी फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ये बुक पढ़ लो तो तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पूरी शर्मा पठानिया तो तुम्हारे एमएससी लेवल तक एग्जाम में काम आएगी। एमएससी में जब तुम सेमेस्टर एग्जाम दोगे ना तो उसमें भी पूरी शर्मा पठानिया काम आती है। काइनेटिक्स के लिए, सोल्ट इफेक्ट के लिए, इन सब के लिए तुम्हारी पूरी शर्मा पठानिया बेस्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द थर्मोडायनेमिक्स। क्या क्या मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ, किस एग्जाम में कितना आने वाला है और कौन सी बुक तुम प्रेफर कर सकते हो, या बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं भी बता रहा हूँ, अगर तुम्हें ज़्यादा ही करना है, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, तो इन बुक के सबके एग्जाम्पल, सोल्ड एग्जाम्पल कर लो, ठीक है। तो तुम्हारा कंसेप्ट और क्लियर होता चला जाएगा। तो चलिए, और दूसरी पॉइंट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इतने सब टॉपिक होने के बाद फिर तुम्हें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पड़ेगी। तो मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ा रहा हूँ, तो अनअकैडमी पे स्पेशल क्लास होती है। स्पेशल क्लास तुम्हें कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, स्पेशल क्लास है और वो फ्री है। वो क्या है? फ्री है। तो नेट वालों के लिए, और बाद में जब तुम बीएचयू का एग्जाम दोगे तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि अनअकैडमी पे ही मुझसे वो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़े, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे मैंने लेटेस्ट कराई है। यूट्यूब पे लेक्चर अवेलेबल है, सफिशिएंट है, बीएचयू के लिए सफिशिएंट है, लेकिन नेट वाले बच्चों के लिए, गेट वाले बच्चों के लिए उन्हें सजेस्ट करूँगा कि तुम मुझसे अनअकैडमी पे ही पढ़ो। वहाँ पे कंप्लीट स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कराई और फ्री में है। तुम्हें कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, मजा लो बस। इधर से जहाँ से कुछ मिल रहा है फ्री में ले लो, तो वहाँ से बेस्ट है, तो वहाँ से ही आप पढ़ना, मुझे फॉलो कर लेना, तुम्हें नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो दिस इज योर कि कहाँ से कितना टॉपिक पढ़ना है, और एक ही कॉपी में बनाना है, पहले थर्मोडायनेमिक्स उसके बाद स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। जैम वालों तुम्हें नहीं पढ़नी, टीफर में आती है लेकिन इतनी स्टैटिस्टिकल मत पढ़ो। टीएफआर मैं पहले बता रहा हूँ, टीएफआर ऐसा एग्जाम नहीं है जिसके लिए तुम स्पेसिफिक तैयारी करके जाओ तो तभी टीएफआर होगा। तुम जैम का पढ़ रहे हो तो टीएफआर तब भी हो जाएगा। टीएफआर इतनी बड़ी बात नहीं है। जब तुम एमएससी में आ जाओगे, नेट की तैयारी करोगे तो टीएफआर को ऐसे फेंक के मारोगे, तुम ऐसे कर दोगे। कुछ इतना हार्ड पेपर नहीं है, चूंकि उसमें नेट और गेट के भी क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें इसलिए वो हार्ड लगता है, लेकिन तुम्हारी कट ऑफ जो लगती है वो उसी के बेसिस पे लगती है, तुम्हारे बेसिस पे ही। जितने भी जैम के बच्चे पेपर देते हैं, नेट और गेट के लिए कट ऑफ कम लगती है, समझे। तो तुम अगर ये सोच लो कि अलग से मैं टीएफआर की कोचिंग लूँ के अलग से टीएफआर की तैयारी करूंगा, तो ऐसे नहीं होता। अलग से करोगे तो तुम कर भी नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूँ। तो बिल्कुल फ्री माइंड रहो, जितना पढ़ रहा है पढ़ो, उसके बाद टीएफआर पेपर दे आओ, हो जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक करोगे कि नहीं मुझे तो बस टीएफआर ही करना है, तो नहीं होगा, क्योंकि टीएफआर ऐसा एग्जाम नहीं है कि जहाँ तुम 100% श्योर हो। और उसके बाद जाके भी आगे क्या होता है, इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में इतने बच्चे आते हैं तो वो तो अलग ही बच्चा सेलेक्ट करता है जिसके अंदर डेडिकेशन हो, पेशेंस हो, कि रह सके यहाँ 5-6 साल आराम से इस लैब में, पूरी 6 साल काट सके। तो वो बहुत चीज़ें देखते हैं, तो वहाँ पर इतनी श्योरिटी नहीं है, समझे। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, और मैं हमेशा सच्चाई बताता हूँ, चाहे अब तुम्हें वो बुरी लगे या अच्छी लगे। चलो अब देखते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स होती क्या है। देखो, थर्मो और डायनेमिक्स दो चीज़ है। थर्मो का मतलब हीट, एनर्जी, और डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन। इस दुनिया में दो चीज़ें होती है, एक होती है ट्रांसफर और एक होती है ट्रांसफॉर्मेशन। एक होती है ट्रांसफर और एक होती है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन में इतना अंतर है कि तुमने एक चीज को उठाया और दूसरी जगह रख दिया, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर, और तुमने एक चीज को उठाया और वो बीच में बदल कर दूसरी जगह पहुंच गई, उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स से क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं। जब कभी भी तुम्हें कहीं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी दिख जाए, इसका मतलब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। बड़े सिंपल सा एग्जांपल उठाता हूं। तुमने क्या देखा होगा, मैटर लो, कोई भी मैटर बोले तो फ्यूल ले लो, ठीक है। तुमने फ्यूल लिया, पहले मैटर था, कोई कुछ नहीं था। जैसे ही तुमने कार इंजन में डाला, कार इंजन में डालते ही इस फ्यूल का क्या होगा, कंबशन होगा कि नहीं होगा, कंबशन होगा। और कंबशन होने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। फिर ये हीट किस में काम करेगा, मैकेनिकल वर्क में काम करेगा। और फिर इस मैकेनिकल वर्क से हम कौन सी एनर्जी ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट कर लेते हैं, या और भी मैकेनिकल वर्क कुछ भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो तुम ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या देख रहे हो कि हमारा मैटर था, पहले कंबशन हुआ, कंबशन होने के बाद हीट में हुआ, हीट से मैकेनिकल वर्क में गया, मैकेनिकल वर्क से इलेक्ट्रिकल वर्क में गया। तो तुम क्या देख रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एनर्जी का।
एनर्जी कहीं लॉस नहीं हो रही। जो मैटर की एनर्जी थी वो फिर कंबशन के दौरान हीट में कन्वर्ट हो गई, फिर जो हीट की एनर्जी थी वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल वर्क से फिर हमने इलेक्ट्रिकल वर्क कर लिया। देखते हो ना कार में लाइट जलती है, गाने चलाते हैं, वो सब इलेक्ट्रिकल वर्क है। वो कहाँ से होता है? बैटरी भी रखी होती है, वहां पे केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हर चीज का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म, उसी को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। अब तुम ड्यूरिंग द प्रोसेस ये चीज भी नोटिस कर रहे होगे कि एनर्जी कहीं भी लॉस नहीं हो रही, बस कन्वर्ट हो रही है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, दूसरी फॉर्म से तीसरी फॉर्म में, तीसरी फॉर्म से चौथी फॉर्म में कन्वर्ट होती जा रही है, लेकिन एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। और यही हमारा फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स लॉ था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, क्योंकि एनर्जी कंजर्व है। एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। अगर तुमने हीट में एनर्जी को रख लिया तो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, लेकिन लॉस नहीं हो सकती। एनर्जी प्रेजेंट रहेगी, जितनी एनर्जी ली वो तुम्हें मिलेगी, चाहे वो सराउंडिंग में मिले या सिस्टम में मिले, कहीं भी मिले, एनर्जी कंजर्व ही रहेगी। यही हमारा सिंपल सा फर्स्ट थर्मोडायनेमिक्स लॉ था। तो इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो गया। अब तुम्हें तो दो चीज और कंफ्यूज करती है। पहली चीज क्या? एक होती है एनर्जी, एक होता है वर्क, और एक होता है हमारा हीट। अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं कि बता भाई, एनर्जी में, वर्क में और हीट में क्या डिफरेंस है, तो तुम सेकंड नहीं लगाओगे, बोल दोगे कि सर वर्क इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और बोल दोगे हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी तो एनर्जी है ही। मैं कहूंगा वाह कमाल कर दिया तूने, तो अद्भुत, मजा ला गया। अगर एक बात बता, एक इंसान के दो बेटे हैं, एक का नाम चंगू, एक का नाम मंगू, दोनों की शक्ल सेम है, तो क्या वो दोनों के नाम सेम नहीं रख सकता था? वैसे भी हमें कौन सा पता लग रहा है कि कौन सा चंगू है कौन सा मंगू? वो नहीं बोल सकता था कि मेरे दो बेटे हैं, दोनों का नाम मंगू है। भाई कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहा होगा ना, तभी तो चीजें होती है। तुम क्या बोलते हो कि एनर्जी ही वर्क है, वर्क ही एनर्जी है, हीट ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है। हीट पूछूंगा तो हीट भी वर्क है सर। तुम तो सब कुछ क्या बता दोगे, तीनों फॉर्म को एनर्जी बता दोगे। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सा बड़ा आइडिया दे देता हूँ। अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा। मैं तुम्हें बोल दूं, क्या तुमने कभी देखा है कि ए भाई इस बर्तन में 2 किलो जूल वर्क रखा है, ए भाई इस बर्तन में 2 किलो जूल वर्क रखा है, ए भाई इस बर्तन में 2 किलो जूल हीट रखी है, इसको टच मत करना, मैं बाद में करूंगा? कभी सुना है तुमने? अरे कभी वर्क को, हीट को स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते। कभी नहीं सुना होगा जिंदगी में कि इसमें 2 किलो जूल वर्क रखा है, लेकिन तुमने ये सुना होगा कि हाँ इसमें एनर्जी है, इसमें 2 किलो जूल एनर्जी है, हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन कभी ये नहीं सुना होगा कि इसमें 2 किलो जूल वर्क है और हम इसको यूज करके कुछ कर सकते हैं, नहीं सुना होगा। तो होता क्या है कि एनर्जी एक अलग चीज है और वर्क और हीट दो अलग चीज है। अब तक तुम्हारे कंसेप्ट जो 11वीं क्लास से बने थे उन्हें भूल जाओ। ये दोनों की दोनों डिफरेंट चीजें हैं। कैसे जन्म लेती है, क्या लेती है, वो सब कुछ मैं तुम्हें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब दूसरी चीज होती है कि वर्क और हीट। वर्क का तुम्हें लगता है कि बस वर्क तो एक ही वर्क होता है, और तुम बचपन से एक ही वर्क पढ़ते आ रहे हो, कौन सा? पीडीवी वर्क। क्या होता है? पीडीवी। भाई तुमने क्या पढ़ा? एक्सपेंशन वर्क पढ़ा, कंप्रेशन वर्क पढ़ा। तुम्हें तो ये लगता है कि वर्क बस एक ही है, लेकिन हम वर्क को बहुत तरीके से कर सकते हैं। देखना किस तरीके से। मेरा जो लेक्चर होगा बिल्कुल वेब सीरीज की तरह होगा। एक चीज, एक चैप्टर, एक जो लेक्चर होगा दूसरे लेक्चर से कनेक्टेड होगा। अगर तुमने एक लेक्चर मिस किया तो फिर तुम दूसरे को समझ नहीं पाओगे, दूसरे को मिस किया तीसरे को नहीं समझ पाओगे। तो सब कुछ सीक्वेंस में चलेगा तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। होता क्या है कि अगर मैं तुमसे पूछने लगूं वर्क और एनर्जी की बात पूछने लगूं, तो एनर्जी होती है द टेंडेंसी टू डू वर्क। ध्यान से सुन लो, द टेंडेंसी टू डू वर्क, मतलब वर्क करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम एनर्जी बोलते हैं। और वर्क जो हम कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोसेस कर रहे हैं, उसको हम वर्क बोलते हैं। या सिंपल दूसरी भाषा में बोलूं कि एनर्जी क्या है? जिसको हम स्टोर कर सकते हैं, और एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए जो मेथड यूज होता है उसको वर्क बोलते हैं। वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, वर्क इज नॉट ए एनर्जी। समझ रहे हो? फिर तुम कहोगे सर एनर्जी इसकी यूनिट तो जूल ही होती है वर्क की। मैं कहूंगा हाँ होती है। तुम क्या कर रहे हो? इनिशियल प्रोसेस पे एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो यहां से यहां तक। तो पहले भी एनर्जी की यूनिट जूल थी और बाद में भी एनर्जी की यूनिट जूल ही है। तो हम ट्रांसफर क्या कर रहे हैं? जूल ही तो ट्रांसफर कर रहे हैं। तो वर्क को हम किस में मेजर करते हैं? जूल में मेजर करते हैं। वर्क भी बहुत तरीके के होते हैं, हम कितने भी तरीके से एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं वर्क के दौरान। कैसे? अभी और डिटेल में डिस्कस करूंगा बाद में, पर अभी आइडिया दे रहा हूं।
वर्क भी बहुत होते हैं, तुमने वर्क बस एक वर्क पढ़ा है एक्सपेंशन वर्क, तुमने क्या पढ़ा है सिर्फ एक्सपेंशन वर्क। क्या होता है वर्क डन इक्वल टू माइनस के पी डीवी। चलो और चीजें बताता हूं, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है प्रेशर की पास्कल, वॉल्यूम की क्या होती है मीटर क्यूब, और पास्कल मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है जूल। देखो हो गया, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन वर्क। ऐसे ही दूसरा वर्क होता है स्ट्रेचिंग वर्क। स्ट्रेचिंग वर्क, स्ट्रेचिंग वर्क में क्या बोलते हो बोलो, फोर्स इंटू डीएल कितना होगा L1 से L2। स्ट्रेच करते हो ना किसी लाइन को, उस पर कितना वर्क करना पड़ा, किसी भी वायर को ले लो या किसी भी रबर को ले लो, उसको स्ट्रेच करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। और उस वर्क को हम कैसे निकालते हैं, फोर्स इंटू डीएल की हमने कितनी फोर्स अप्लाई की और कितने उसमें डीएल में चेंज हुआ, उसी को हम वर्क बोल देते हैं। तो इसकी देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, इसकी यूनिट क्या होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर भी इक्वल टू क्या होता है जूल होता है। समझ रहे हो, ये एनर्जी कन्वर्जन भी तुम्हारे साथ के साथ हो रहे हैं। तीसरा तुमने देखा होगा सरफेस केमिस्ट्री में, मैं तुम्हें सरफेस एनर्जी पढ़ाई होगी, सरफेस एनर्जी या तुम कह सकते हो सरफेस वर्क पढ़ाया होगा। तो किस तरीके से पढ़ाया था कि सरफेस टेंशन इनटू एरिया और यहां से A1 से A2 इक्वल टू, देखो सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, होता है कि नहीं होता, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, सरफेस टेंशन, सॉरी सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। तो जब इसकी यूनिट यहाँ पे रखोगे फोर्स इंटू डीएल, तो इसका न्यूटन, इसका मीटर और इसका होगा मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगी क्या यूनिट न्यूटन मीटर ही तो बचेगी, और न्यूटन मीटर इक्वल टू क्या होता है जूल ही होता है। इसी से हमारा क्वेश्चन जैम में आया था, जैम 2018 या 19 में इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन आया था। उसने सरफेस वर्क पूछा था, क्या दे रखा था सरफेस टेंशन दे रखा था, और वर्क पूछा था या सरफेस एनर्जी पूछी थी। तो दोनों का फॉर्मूला सेम ही होता है, सरफेस टेंशन इनटू एरिया कर दो तो तुम्हारी न्यूटन मीटर में आ जाएगी, और न्यूटन मीटर इक्वल टू जूल ही होता है। बताओ क्लियर है बात। ऐसे ही फोर्थ क्या होता है इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो सकता है, बहुत सारे वर्क हो सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्क, इलेक्ट्रिकल वर्क कैसे निकालते हो इस तरीके से, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू डी क्यू चार्ज। तो इसका तुम क्या कर सकते हो चार्ज Q1 से Q2, तो इसकी यूनिट क्या होगी पोटेंशियल को किस में यूज मेजर करते हो वोल्ट में, इनटू चार्ज को किस में करते हो C में, तो वोल्ट कॉलम को भी हम क्या बोलते हैं जूल ही बोलते हैं। तो हमारा वर्क किसी भी फॉर्म में हो सकता है, हमारी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, तुम्हारे सामने है। तुमने सिस्टम पे अब तक एक्सपेंशन वर्क पढ़ा है, बिल्कुल सही है, तो वहां पे भी वर्क हो सकता है। तुम्हारा स्ट्रेचिंग वर्क भी हो सकता है, तुम्हारा सरफेस एनर्जी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, वहां पे भी कुछ ना कुछ वर्क हो सकता है, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल वर्क भी हो सकता है। इन सारे प्रोसेस में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, और ये सारे के सारे हमारे थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। और मजे की बात यह है कि तुम्हारे अगर तुमसे कोई पूछ ले पास्कल मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, तो वो जूल ही होता है, न्यूटन मीटर इक्वल टू भी जूल होता है, और वोल्ट कॉलम इक्वल टू भी जूल ही होता है। इनके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, आने वाले टाइम में किसी ना किसी फॉर्मूले पे पक्का न्यूमेरिकल आएंगे। इस पर तो आ चुका है, इस पर तो न्यूमेरिकल बहुत आते हैं तुम्हारे जैम से लेके नेट तक, इसके ऊपर भी तुम्हारे जैम और नेट में आते हैं। ये दोनों बचे हैं, ये दोनों, इन दोनों पे गेट में या जैम में पक्का न्यूमेरिकल आएंगे, ध्यान रख लेना। तो इन फॉर्मूलों को मैं अगर ऐसे लिखवा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि बस ऐसे हवा में लिखवा रहा हूं, इसलिए कि इनके ऊपर आने वाले टाइम में न्यूमेरिकल बनेंगे, क्वेश्चन तुमसे पूछेंगे। और ये चारों के चारों जो क्वेश्चन है उठाई है न्यूमेरिकल, ये एंजल रीड में है, फोर्थ बुक नहीं लिखवाई थी, उसी बुक में मेंशन है ये, समझ रहे हो बात। तो इनको लिखते रहना। तो हम वर्क कितने भी तरीके से कर सकते हैं, पॉइंट क्लियर है। अब होता क्या है कि इनिशियली जो हमारा मैटर था, हमने सारी कहानी मैटर से स्टार्ट की, राइट भाई। मैटर से हमारा कार इंजन में गया, कंबशन हुआ, कंबशन से मैकेनिकल वर्क हुआ, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल वर्क हुआ, इतने टाइप के वर्क हुए। लेकिन कहानी स्टार्ट कहां से हुई, मैटर से हुई। तो हम पहले मैटर को पढ़ लेते हैं। भाई मैटर दोनों तरीके का हो सकता है, एक मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। मतलब कि हम मैटर को बल्क भी ले सकते हैं और हम मैटर को मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं। भाई दोनों तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जब हम किसी मैटर की बल्क स्टडी करते हैं, जब हम किसी मैटर की बल्क स्टडी करते हैं, ध्यान रखना बहुत काम की बात तुम्हें बताने वाला हूं। जब हम किसी मैटर की बल्क में स्टडी करते हैं,
उस मैटर को हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स, क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स की हमने कोई मैटर ले लिया, उसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे सामने डिफाइन होगी। जैसे एग्जैक्ट प्रॉपर्टी हमें पता होगी। जैसे मैं तुम्हें बोल दूं कि हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में पानी भरा हुआ है। इस कंटेनर में क्या है? पानी भरा हुआ है। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि इस कंटेनर में कितना पानी है, तुम इजीली देखकर तुम मुझे इजीली मेजर करके मुझे बता सकते हो कि हाँ कि सर इसमें जो पानी भरा हुआ है वो कुछ 20 ml के अप्रोक्स है। अगर मैं मोल की बात करूंगा तो तुम मोल भी बता दोगे कि सर इसके कुछ 20 मोल है। ऐसे रैंडम बोल रहा हूँ। अगर तुमसे प्रेशर की बात करेंगे तो तुम कहोगे कि चल अगर वाटर वेपर फॉर्म में होगा तो मैं इसका प्रेशर भी बता दूंगा कि 1 atm या 2 atm है। इनफैक्ट तुम इसका टेम्परेचर भी बता दोगे कि इसका टेम्परेचर कितना है। ठीक है, जैसे तुमने 298 केल्विन मान लिया, 25 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है। तो ये सारी बल्क में जो प्रॉपर्टी है तुम इजिली क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन अगर मुझे इन्हीं प्रॉपर्टीज को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पढ़ना है, भाई मैटर तो दोनों तरीके का हो सकता है कि हम मैटर की बल्क में स्टडी कर सकते हैं, तो हम क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में ओवरव्यू लेकर उसकी स्टडी करते हैं। लेकिन अगर हमें मैटर को माइक्रोस्कोपिक लेवल से पढ़ना है, माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो इसकी स्टडी हम क्वांटम मैकेनिक्स तरीके से करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स तरीके से करते हैं। इसी में हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। इसी में हम क्या पढ़ते हैं? स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स क्या करती है? ध्यान से सुन लो। जो इसके फैक्ट एक्सप्लेन होकर आते हैं, जो क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स का रिजल्ट आता है, वो सारा का सारा क्यों आता है, ये बात हमें स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स बताती है। भाई अगर हम छोटी सी चीज को पढ़ रहे हैं और इसी का हम बल्क बना रहे हैं, तो बल्क होने के बाद इसकी प्रॉपर्टी चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। भाई कुछ प्रॉपर्टीज चेंज होती है, वो हम क्वांटम में देखेंगे, लेकिन कुछ चीज तो सेम ही रहेगी। भाई अगर कोई मान लो कि एक पेड़ है, वो 1 सेंटीमीटर पर डे के हिसाब से बढ़ रहा है, तो पहले तो वो छोटा था, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता चला जाएगा तो उसकी ग्रोथ तो सेम ही होती रहेगी ना। 1 सेंटीमीटर पर डे, 1 सेंटीमीटर पर डे, इस तरीके से ग्रोथ होती जाएगी। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स को और क्लासिकल को, मतलब एक बल्क प्रॉपर्टीज को और एक माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को के बीच में जो कनेक्शन पैदा करती है, जो इन दोनों को जोड़ती है, उसी को हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि तुमने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल को बल्क में लिया, लेकिन हम यहाँ पे जब वाटर को लेंगे तो एक वाटर लेंगे। हमने कहा कि चल स्टैटिस्टिकल के पास गए कि तेरे पास भाई पानी है, तो तू बता इसको कैसे पढ़ेगा। तो वो बता इसके बारे में क्या बताएगा? पहले जाते बोलेगा कि बता भाई कितने एटम है। सबसे पहले वो एटोमिसिटी देखेगा, एटोमिसिटी देखेगा कि कितनी है, कि भाई 3 वाटर मॉलिक्यूल है। फिर वो कहेगा कि अच्छा ये बता कि पोलर है कि नॉन पोलर है, कि पोलर है कि नॉन पोलर है। वो सारी चीजें यहाँ पे कंसीडर होगी, तो हम बोल देंगे कि भाई पोलर है। फिर कहेगा कि बॉन्ड एंगल कितना है, क्या वाटर मॉलिक्यूल कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है या क्या बना रहा है। हर एक चीज को हम एक एटम लेवल पर पढ़ते हैं और फिर ही इन्हीं एटम का हम बल्क में बनाते हैं, और बल्क में बनाने के बाद फिर हम उसको क्लासिकल स्टडी करते हैं। बात क्लियर है? कोई नहीं, थोड़ी एडवांस लग रही होगी, समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखो, टेंशन कुछ नहीं है। इस चीज में जो हमारी एक एटम की प्रॉपर्टीज को जो एक्सप्लेन करता है, उसको हम पार्टीशन फंक्शन बोलते हैं। उसको हम पार्टीशन फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्टीशन फंक्शन। और पार्टीशन फंक्शन इक्वल टू होता है समीशन GI e⁻⁻k इसको हम पार्टीशन फंक्शन बोलते हैं। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें मैं रिलेशन बता रहा हूं कि जब हम क्लासिकल से स्टैटिस्टिकल पे कूदेंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिकल में ही पढ़ाऊंगा तो तुम्हें और ज्यादा मजा आएगा। तो वहां पे होता क्या है, जैम वालों के लिए बस यहाँ पे याद रखने की चीज ये है कि उन्होंने कभी भी स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स का नाम नहीं सुना होता। जब वो TFR का एग्जाम देते हैं या वो BHU का एग्जाम देते हैं, BHU की तो हम स्पेशल कोचिंग ही कराते हैं, तो जब वो TFR का एग्जाम देते हैं तो वहां पर स्टैटिस्टिकल के क्वेश्चन होते हैं, पार्टीशन फंक्शन कुछ यूज हो रहा होता है, तो उन्हें नहीं पता होता कि व्हाट इज पार्टीशन फंक्शन। अगर कोई पार्टीशन फंक्शन का देखो, अगर कोई तुमसे पार्टीशन फंक्शन का फॉर्मूला पूछ ले तो Q = GI समीशन में e⁻⁻k EI/kBT। अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें पता होगा एटलीस्ट कि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स भी इस दुनिया में कोई चीज़ है। अपने आसपास, तुम मुझसे कोचिंग ले रहे हो, अपने आसपास अपने दोस्तों से या किसी से भी पूछ लेना कि भाई पार्टीशन फंक्शन का नाम सुना है, पता ही नहीं होगा कहाँ यूज़ होता है। तो तुम्हें तो सब कुछ मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, बिल्कुल सीक्वेंस वाइज।
तो ये डिफरेंस होता है। अब हमारे पास हमें ये पता लग गया कि थर्मोडायनेमिक्स होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, बात क्लियर है। हमने वर्क का पता कर लिया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होती है उसमें कुछ वर्क होता है, और वर्क क्या करता है, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी का फंक्शन करता है। फिर सेकंड तरीके हमने क्या पढ़ लिया, मैटर पढ़ लिया कि भाई मैटर को हम दो तरीके से पढ़ सकते हैं, कि हम उसकी बल्क में स्टडी कर सकते हैं और उसकी हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे की तो हम इसको क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, और जो हम एटॉमिक लेवल पर पढ़ते हैं, मोलिकुलर लेवल पर पढ़ते हैं, तो हम उसको स्टैटिस्टिकल अप्रोच से पढ़ते हैं। अब होता क्या है, इन दोनों चीज़ों में जो एक बात कॉमन है ना, एक बात कॉमन ये है कि अगर हमारे पास कोई मैटर है, वो मैटर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे खुले में रखा हुआ है, तो हम उसके ऊपर स्टडी नहीं कर सकते। मैं समझ रहे हो, हमने उसके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करना स्टार्ट किया और मैं तुमसे पूछने लगा कि भाई कितनी एनर्जी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच एक्सचेंज हो रही है। अभी नाम अलग अलग लग रहा है, मुझे पता है सिस्टम और सराउंडिंग कि ये, तो तुम कहोगे सर ये तो ऐसे हवा में जा रही है, हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि तुम्हारा सिस्टम डिफाइन नहीं है। तुम जिस पर वर्क करना चाह रहे हो एक पर्टिकुलर एरिया, भाई जैसे अखाड़ा होता है, जैसे क्रिकेट का मैदान होता है, कुछ ना कुछ बाउंड्री फिक्स होती है ना, भाई यहाँ पर इतने 70 सेंटीमीटर मारेगा तो छक्का जाएगा, नीचे जाएगा तो चौका जाएगा, यूपर से और चला जाएगा तो छक्का चला जाएगा, हम भाग कर लेंगे, एक रन लेंगे, सब कुछ फिक्स होता है ना। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में सब कुछ फिक्स है। तुम्हारे पास पूरा का पूरा यूनिवर्स है, लेकिन तुम पूरी यूनिवर्स पे एकदम से पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें इन पूरे मैटर को पढ़ने के लिए एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जिस पर हम चीजों को ऑब्जर्व कर सके, जिस पे अगर हम कोई चेंज करें तो उसका इफेक्ट ऑब्जर्व कर सके। बात क्लियर आ रही है? और वहीं से जन्म होता है सिस्टम और सराउंडिंग का। इन दोनों में एक बात कॉमन ये है कि इनको भी सिस्टम की जरूरत पड़ती है पर्टिकुलर, और इन माइक्रोस्कोपिक लेवल के लिए भी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। इन दोनों में यही कॉमन बात है। कॉमन बात ये है कि दोनों के लिए एक पर्टिकुलर जगह चाहिए स्टडी करने के लिए, एक स्पेसिफिक पार्ट चाहिए जिस पर हम चीजों को ऑब्जर्व कर सके। ये इन दोनों में कॉमन है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही तो अगर मैं पूरे यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड करूं, पूरे यूनिवर्स को, तो हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। क्या कि एक हमारा सिस्टम बन जाता है और एक हमारी सराउंडिंग बन जाती है। भाई पूरा यूनिवर्स है, दो चीज से मिलकर बना है, सिस्टम और सराउंडिंग।